हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ अमर ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि मैं लाइव सेशन ले रही थी अभी इसका, और वो नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं क्या ही नेटवर्क था यहाँ पे। तो चलो ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके इसको आप लोग को सेंड कर देती हूँ और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला होने वाला। तो मुझसे कोई एक बच्चा पूछा था कि मैम क्या इतना कर लेने से मैं पास हो जाऊँगा? नहीं सॉरी, पूछा था AKTU में क्या यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वो सरल फार्मा ट्यूटोरियल पता चल जाएगा उन्हें ना, कि वो बता दिया गया है वहाँ पे क्वेश्चन। तो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप एक बार इसको कर लेते हो तो आपके 75 मार्क्स में 55 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। यानी 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और मैं इसमें 2 मार्क्स को ऐड करके बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और आप लोग अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक जगह नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो देखो, पढ़ना सिर्फ इतना ही है, घुमा फिरा के आएगा। वो आपको देखना है कि घुमा के भी वो कैसा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं बताती चलूँगी कि वो घुमाएगा भी तो क्या। तो यूनिट फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सप्लेन करना है E1 एंड E2 रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द E1 E2 रिएक्शन। क्योंकि E1 E2 रिएक्शन बहुत लोग को टफ लगती है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश करी हूँ। तो एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। देखो, E1 E2 रिएक्शन ये 2 अलग अलग रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। E का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। रिमूव द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द कंपाउंड। मेन काम इसमें क्या होता है? रिमूव होता है फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, अगर इसमें एक चीज़ देखी जाए कि सिंपल अगर लैकमीन भाषा में बात की जाए, लैकमीन मतलब सिंपल भाषा में बात की जाए, तो इसमें होता है क्या? देखो, एल्किल हैलाइड जो होता है ये हम लोग लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें से जो हेलोजन ग्रुप होता है वो आसानी से रिमूव हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। इतना समझ आया? अब क्या होता है इसमें? सबसे पहले हमारी जो पहली रिएक्शन होती है इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये इंटरमीडिएट 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। E1 रिएक्शन 1 है लेकिन 2 स्टेप की रिएक्शन है। E2 है लेकिन एक ही स्टेप की रिएक्शन है। इतना समझ आया? अब देखो, 2 स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसमें जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, और इसमें भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। इसमें जो हमारा बेस होता है वो हमारा कोई भी ले सकते हैं, OH और CH3OH, मेथॉक्सी ले सकते हैं या फिर हाइड्रोक्सी बेस लेते हैं। और इसमें हमारा क्या लेते हैं? मेनली हाइड्रोक्सी या मेथॉक्सी लेते हैं। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये जो हमारी E1 रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर। देखो, E1 फर्स्ट ऑर्डर पर स्टेप 2, E2 सेकेंड ऑर्डर पर स्टेप 1, ठीक है। एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन इसमें जो होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे सबस्ट्रेट पे, पर जो हमारी E2 रिएक्शन होती है इसमें हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे। बेस मतलब जो हम यूज़ करेंगे। इतना समझ आया? ये E1 E2 का बहुत सिंपल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो, जो हमारा E1 है इसमें सबसे पहले हमारा हेलोजन जो है वो रिमूव होगा, जिसमें हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और ये हमारी पहली स्टेप जो होती है वो स्लो होती है, जबकि जो दूसरी स्टेप होती है वो हमारी क्या होती है? फास्ट होती है, ठीक है। अब E1 में हमारा हेलोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो गया। अब हमारा मेनली क्या होगा? प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमारा हेलोजन जो होगा वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेनली कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पर है, और हमारा इससे बेस अटैच हो जाएगा। मतलब बेस जो होगा वो इस कार्बोकेटाइन को लेके चला जाएगा, और यहाँ का एक H चला जाता है, तो हमारा नॉर्मली यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। ये हो गया हमारा E1 रिएक्शन। पर अगर कभी पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन में होता है, तो आपको हमेशा बोलना है E2 रिएक्शन में होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हमेशा E2 रिएक्शन में होता है। तो इसमें देखो हमारा क्या था? X हमारा हेलोजन जो है वो फर्स्ट स्टेप पर रिमूव हो जा रहा था। इसमें हमारा मेनली क्या होगा? पहले रिमूव नहीं होता है, पहले हमारा क्या होता है? मेनली बेस अटैच हो जाता है, और बेस अटैच होने के बाद फिर हमारा एल्कीन बनता है। ये ट्रांजिशन स्टेप और 1 स्टेप रिएक्शन होती है। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। तो ऐसे आप लोग शॉर्ट में करके लिख लेना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमें याद नहीं आती कि हमने E1 में क्या पढ़ा था और S1 में क्या पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मेनली क्या हो गया? E1। अब दूसरा हमारा पढ़ना है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसे पूछ सकता है, खैरेश इफेक्ट किसे कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? तो खैरेश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? एंटी मार्कोनी को कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खैरेश और पेरोक्साइड इफेक्ट किसे कहते हैं। ये मुझे मेरा याद है क्लास 12th का, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ, पर ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द सेट-जेफ ओरिएंटेशन। सेट-जेफ ओरिएंटेशन को मैं बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक बार उसको भी बता ही देती हूँ, 2 मिनट लगेगा। देखो, सेट-जेफ में आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, इसको जेट-सेफ रूल या जेड रूल भी कहते हैं, पहले तो ये जान लो क्या कहते हैं? जेट-सेफ रूल या जेड रूल कहते हैं। इट इज़ मोर देन वन। देखो, अगर हमारा इफ़ है
सही में टी और एफ में कन्फ्यूज़न है मेरे में। चलो मैं इफ़ होता है, ठीक है। इफ़ मोर देन वन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल देन मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, यानी मेजर प्रोडक्ट। यानी ये कह रहा है कि हमारा जिस एल्कीन के पास क्या होगा, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, मतलब सब्सटीट्यूटेड मतलब ज़्यादा एच ग्रुप जुड़ा होगा। एच मान लो CH3 है, CH2 है, CH है, तो CH3 के पास ज़्यादा एच है ना, तो वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हुआ, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। देखो हमारा जो CH2 है सिंगल बॉन्ड CHR, यानी ये मोनो एल्कीन है, ये डाई एल्कीन है। डाई एल्कीन समझ लो, R2 जुड़ा है, इसमें एक ही R जुड़ा है तो मोनो एल्कीन। ये डाई एल्कीन, ये ट्राई एल्कीन, देखो 2 है एक R यहाँ, तो R3 हो गया ना, तो ट्राई एल्कीन और ये टेट्रा एल्कीन, ये समझ आया। तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये 4 तरह के यहाँ पे एल्कीन होते हैं। तो अब देखो जो मोनो एल्कीन है इसके पास हमारा ज़्यादा सब्सटीट्यूट है, ये देखो 2 इस पे जुड़ा है, क्या 3 H है, इस पे हमारा 2 H है, इस पे हमारा 1 H है और यहाँ पे हमारा H ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनाएगा। इतना समझ आ रहा है ना। तो देखो अब इसको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पे इसका IPSC नाम क्या है, एक बार सोचो, कोई मतलब समझ आ रहा है आप लोग को? इसका IPSC नाम मान लो पूछ लिया अगर पेपर में, क्योंकि IPSC नाम जो आपका AKTU वालों में जो 2 नंबर का बनता है उसमें पक्का पूछेगा किसी न किसी का IPSC नेम। तो देखो 1 2 3 4, ये तो बहुत ईजी है। 2 पे ब्रोमो लगाया तो 2 ब्रोमो और मैथ है प्रो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब जब ये KOH से रिएक्शन करता है तो बनाता है 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। क्या बनाता है? 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। अब जो 2 ब्यूटीन है कैसे, ये जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, 80% है ना ये, तो मेजर प्रोडक्ट है ये। क्यों ये 80% बना, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 हमारा H है, और यहाँ कितना है 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी वैसे तो 8 है, पर अगर हम लोग इसके बॉन्ड को देखते हैं, वैसे तो आप लोग को 8 ही दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग इसके बॉन्ड को देखते हैं तो इसके बॉन्ड के इधर कितना बॉन्ड पड़ रहा है, कितना H है 3 और 1 4, और जबकि इसके इधर कितना है 2 और 1, इधर देखेंगे तो 2 ही बन रहा है, मतलब इस बॉन्ड के अगर इधर देखेंगे तो 2 बन रहा है, इधर 3। तो जिधर की ओर हमारा ज़्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूशन है ना, मतलब ये नहीं बोला है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के साइड में जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो अगर एक चीज़ और, हमारा ये डबल बॉन्ड यहाँ क्यों लगा और यहाँ क्यों लगा, ये मैं क्लियर करूँ। देखो ब्रोमो हमारा दूसरे नंबर पे जुड़ा है दूसरे कार्बन से, तो दूसरा कार्बन हमारा इस वाले बॉन्ड से जुड़ा है और एक इस वाले बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर हम इस, या तो हमारा अगर ये Br हटेगा, KBr जाएगा और H2O रिमूव होगा, तो हमारा जो डबल बॉन्ड है या तो वो यहाँ आएगा इस कार्बन इस वाले बॉन्ड से अटैच होगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ अटैच होगा। तो अगर हम एक बार यहाँ अटैच करते हैं, एक बार यहाँ, अगर हम एक बार यहाँ अटैच करते हैं तो हमारा 2 ब्यूटीन बनता है, अगर हम एक बार यहाँ अटैच करते हैं तो हमारा 1 ब्यूटीन बनेगा। लेकिन हमारा जो 2 ब्यूटीन है उसमें हमारा देखो जो सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोजन का वो इधर की ओर ज़्यादा है, यानी इसमें ज़्यादा है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये हमारा 20, ये हमारा मेनली कौन बताता है, ये हमें जो रूल पता चला ये हमें बताया किसने, सेट-जेफ ने। दैट्स वाई इज कॉल्ड द सेट-जेफ रूल। और ये आप लोग को इस तरह से पढ़ना है, ठीक है, आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। ये सेट-जेफ रूल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बहुत मतलब इजी है ना, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, अगर पूछ ले तो छूटना नहीं चाहिए, ये मेन बात है, ठीक है। तो इतना आया। अब देखो हम बात करते हैं एक्सप्लेन द सेट-जेफ रूल। अब यूनिट 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द यूनिट 2 में नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो 1 में ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक बार आप लोग मैंने यूनिट 1 और 2 को मेनली इसमें मिक्स करके बनाया है, तो एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइज। अच्छा कॉन्जुगेटेड मतलब पता है आप लोग को, इतना तो पता ही चल गया होगा, अभी तक बच्चे थोड़ी ना होगी। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब मुझे इसको कॉन्जुगेट बनाना है, कॉन्जुगेट डाइईन, ठीक है, कॉन्जुगेट ईन बनाना है, तो कॉन्जुगेट हो गया, ये कॉन्जुगेट हो गया, यानी अगर ऑल्टरनेशन में कोई चीज़ें लगी होती है तो उसको कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। तो द मीन्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइईन, डाई मतलब 2 और ईन मतलब डबल बॉन्ड अगर आपस में जुड़े हैं कॉन्जुगेट में, तो उसको कहते हैं एक्सप्लेन द डाइलसेल्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बताना, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। तो जैसे कि डाइलसेल्डर रिएक्शन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, 2 मिनट का रिएक्शन है। इसमें मेनली क्या था डाइलसेल्डर में, देखो डाइईन हमारा होता है, ये डाइईन दिख रहा है ना, 2 ठीक है, डाइईन हो गया कॉन्जुगेटेड डाइईन। जब वो डाइनोफाइल, डाइनोफाइल मतलब फाइल मतलब लव होता है, और डाइनो मतलब डाइन, मतलब डाइईन, डाइन वाला डाइन नहीं, डाइईन डबल बॉन्ड और ईन मतलब एल्कीन, ठीक है। जब वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो बनाते क्या है, साइक्लोहेक्सीन। समझ आ रहा है क्या बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये यहाँ रिमूव हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और ये हमारा यहाँ चला जाता है। समझ आ रहा है? देखो ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला हमारा, मैं कैसे बताऊँ, देखो बना देती हूँ,
ये हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है, इसका जो ऊपर वाला है वो हमारा कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, और ये वाला हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो बन गया ना पूरा एक। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मेनली दो बॉन्ड, क्योंकि ये वाला यहाँ आ रहा है ना, तो ये 2 बॉन्ड लग जाता है, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। साइक्लो मतलब जिसमें कोई भी रिंग नहीं होती है, और एक है इसलिए हेक्सीन हो गया। इसको डाइल्स-एल्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपने नॉलेज के लिए जान लो। ओटो डिल्स एंड कर्ट एल्डर, ओटो डिल्स एंड कर्ट एल्डर जो होते हैं ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था 1928 में। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट से डिल्स-एल्डर ऐसे ही नाम नहीं रख गया इसका, ये साइंटिस्ट से, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इतना समझ आ गया। आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 में क्या पूछ सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, देखो ये भी अगर मैंने E1 E2 को जैसे बताया, अगर आप वैसे पढ़ लेते हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म थोड़ा सा आप लोग को टफ लगता होगा, आई नो, पर 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग वांट प्रैक्टिस। इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस एवरी डे, देन मैं 100% श्योर हूँ कि किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, अगर सिलेबस में क्वेश्चन ना आए तो फिर तो हमारी गलती नहीं है ना, लेकिन अगर सिलेबस से आए और एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंड काइनेटिक ये पूछ लेता है। काइनेटिक वैसे कम ही पूछता है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं। काइनेटिक मतलब जैसे मैंने वहाँ पे बताया ना, E1 E2 में फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसी तरह काइनेटिक में भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक यही होती है और कुछ नहीं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें हमारा स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ट्राईक्लोरोइथाइलिन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड ट्राईक्लोरोइथाइलिन, ये हमें देखना है। तो ये क्या है ना, 2 मार्क्स में पूछता है। वैसे क्या पूछ सकता है कि जैसे 4 आप लोग को ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, जैसे सेट SN1 SN2 का एक्सप्लेन करिए, और दे देगा क्लोरोफॉर्म और ट्राईक्लोरोइथाइलिन का स्ट्रक्चर एंड यूज, फिर दे देगा कि हेक्सामेथाइलिन सैलिसिलिक एसिड और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में क्या मतलब यूज एंड स्ट्रक्चर, इस तरह से करके 4 क्वेश्चन दे देगा, और कहेगा इन 4 में से आपको 3 करना है, ठीक है। तो उस जगह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, अगर आप लोगों को इसमें पता है ZnCl2 और HCl वाली एक रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। एक आपका टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट, आप लोग को पता है, वो डिफरेंट टाइप के आयोडीन वगैरह से बार रिएक्शन करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आपको क्वालिटेटिव टेस्ट में लिख करके आनी है। इतना समझ आया। चलो तो आगे बात करते हैं यूनिट 4 और 5 में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आप लोग को बहुत टफ यूनिट लगती है। मुझे नहीं लगती, मतलब हो जाएगा यार, क्या ही लगता है उसमें, कुछ नहीं है। देखो यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर एल्डोल पूछ रहा है तो सेम के बीच में रिएक्शन हो रही है, क्रॉस पूछ रहा है तो सेम डिफरेंट के बीच में, यानी एक हमारा नॉर्मल रहेगा, एक हमारा एरोमेटिक रहेगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो सिंपल। एक्सप्लेन बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन विथ मैकेनिज्म, पर्किन का मैकेनिज्म देख के जाइएगा प्लीज। नेक्स्ट हमारा इसमें हेक्सामीन, क्लोरल हाइड्रेट, फॉर्मल्डिहाइड और वेनिलिन का यूज़। वेनिलिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी स्मेल वेनिला जैसी होती है और बहुत जगह इसका यूज़ है अलग अलग, तो इसलिए हमारा ये हो जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, 2 मिनट में। देखो हेक्सामीन मैंने वीडियो में भी वहाँ लाइव में एक बार बता दिया था, पर यहाँ पे भी एक बार देख लो शॉर्ट में। हेक्सामीन जो होता है इसको हेक्सा एथाइलिन टेट्रामीन भी बोलते हैं, हेक्सामीन भी बोलते हैं और यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये N4 होते हैं, हेक्सा एमीन टेट्रामीन, हेक्सा एथाइलिन टेट्रामीन होता है। टेट्रा मतलब 4 एमीन होते हैं, और एथाइलिन ग्रुप होता है हमारा कितना, मेनली 6। तो ये हमारा यूज़ अगर देखो तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको UTI प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी जहाँ से मतलब यूरिन रिलीज होता है, तो उस ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी वायरस की वजह से या किसी वजह से, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है स्किन एब्जॉर्प्शन के लिए और इनहेलेशन दोनों तरह से। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया जो होते हैं ये आपस में मिलकर हेक्सामीन बनाते हैं, और इसका नॉर्मल जनरल फॉर्मूला C6H12N4 होता है। आपको इतना ही लिख करके आना है, ये पूछेगा अगर 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो हेक्सामीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर से। ये हमारा N होता है, बनाना कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल N बनाना है। ये हमारा 2 आपको ऐसे जो निकालते रिंग वो, और इधर इधर N लिखना है, फिर इधर 1 करके N और इधर भी N, फिर लास्ट हमारा ये वाला N को इस वाले N से लगा से मिला देना है। तो ये हमारा बन जाएगा हेक्सा एथाइलिन टेट्राएमीन। ओके, तो आगे बात करते हैं अब हम लोग इसमें किसमें। देखो यार लाइव सेशन बहुत अच्छा था, अगर वहाँ हो जाती नहीं चीज़ें तो जो आप लोग के डाउट है वो भी मैं क्लियर कर देती, और जो मुझे लगता है कि मैं नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे ये चीज़ थोड़ी ना पता है कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है,
तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे कर देती, पर मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि लाइव नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लेना, प्लीज़ देख लेना, पर कोई भी वो मत करना स्किप। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि यूनिट 5th में हमारा है कि क्या क्या आ सकता है। यूनिट 5th में यार इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, वो एक पूछ सकता है। बाकी मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यूनिट 4 तक करके जाते हो ना, तो ये यूनिट 2 में जो एसिटिक एसिड और ये वाला आपका एक टॉपिक बचता है कि स्ट्रक्चर एंड यूज़ वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 मार्क्स के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यूनिट 5 अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो हो जाएगी काम, टेंशन मत लेना, ठीक है। यूनिट 4 तक लेकिन बहुत अच्छे से करके जाना, कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, ये सब प्लीज़ पढ़ के जाना, पक्का आने वाले हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट? पहला क्वेश्चन, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन एंड एस्टर, स्ट्रक्चर एंड यूज एसिटिक एसिड, सक्सिनिक। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, ये जो 3-4 रिएक्शन है ना, ये चारों पांचों, टार्टरिक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक और सक्सिनिक, इसके स्ट्रक्चर सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसलिए मैं इसको चारों को एक साथ लिखी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये घुमा के पूछ लेगा। और एक पूछता है सैलिसिलिक एसिड और स्टाइल सैलिसिलिक में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। एसिटाइल मतलब क्या हो गया, उसमें मेनली क्या होता है, COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है। सैलिसिलिक एसिड आप लोग देखोगे एक OH होता है और एक COH होता है, ऊपर नीचे मतलब अगल बगल बेंजीन रिंग में ऊपर एक OH होगा और बगल में 2 पोजीशन पे COH होगा। वही COH में OCOCH3 जुड़ जाता है तो हमारा एसिटाइल बन जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल डिस्प्रीन भी कहते हैं, ठीक है, डिस्प्रीन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द एमाइंस। एमाइंस में क्वालिटेटिव, इसकी बेसिसिटी भी कभी कभी पूछते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो छोड़ भी सकते हो उसको। स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द एथिनोलामीन, एथाइल डायमीन और एम्फिटामिन। एम्फिटामिन एक बहुत अच्छी ड्रग होती है जिसको मेनली यूज़ करते हैं नार्कोलेप्सी में। तो मैं ये आप लोग को एक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी जो ना समझ है प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और ऑल द बेस्ट, आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। मैं ऑर्गेनिक में तो मतलब क्या ही पूछेगा, मुझे नहीं लगता कुछ पूछेगा। और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप थोड़ी सी भी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो तो बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लिटरली बहुत अच्छे। सब डरते बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री से, पर केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, हर केस में केमिस्ट्री अच्छी होती है ना। तो प्लीज़ माइंड मत करेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।